बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। एक बार फिर से हम एक उम्मीद देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकेंगे और कोई मुआहिदा हो सकेगा। पिछले कुछ दिनों से जो मुज़ाकरात के बाद से, ख़ास तौर से सीज़ फायर के बाद से जो सूरत हाल बनी, उसमें परसों तो कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जो बहुत ही खुशाइन थी। जब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया गया, आपको इजराइल और लेबनान की 10 दिन की जंगबंदी जो है वो नज़र आई। लेकिन फिर कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे ऐसे लगा कि शायद जो अभी तक अचीव किया है, जो गेंस हैं, वो ख़तरे में पड़ जाएं। मिसाल के तौर पे लेबनान में सीज़ फायर की वायलेशन हुई इजराइल की तरफ से, फिर साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने दोबारा बंद करने की बात की। ये ऐलान उस वक्त किया गया जब उनको ये नज़र आया कि जो यूएस नेवल फोर्सेस हैं वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का या जो ब्लॉकेड है उनके पोर्ट्स का वो जारी रखे हुए हैं। तो ये ईरान की तरफ से एक शर्त रखी गई। फिर मुतज़ाद ख़बरें हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, ईरान के मामले में सैंक्शंस रिलीफ को लेकर। वो तभी आपको चीज़ें सामने आएंगी जब बाकायदा कोई डील हो जाती है और किन किन चीज़ों पर इत्तफाक होता है। उससे कबल तमाम स्पेकुलेशंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि आज इस्लामाबाद के शहरी ऑब्वियसली महसूस भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं, तो उससे ये तासुर मिल रहा है कि बड़े कोई वफूद जो है वो आने वाले हैं। और थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले, कुछ लम्हात पहले ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका ऐलान करके वो जो एक रूमर फैक्ट्री थी उसको बंद करवा दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर कल पाकिस्तान जा रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के पाकिस्तान इस्लामाबाद आने के हवाले से भी खबरें हैं, बट वो कंफर्म्ड नहीं हैं। ये क्योंकि ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के नाम लिखकर कि वो आ रहे हैं। और अपने आने के हवाले से एक तो ऐलान उन्होंने पहले किया था कि अगर कोई मुआहिदा होता है, किसी डील तक हम पहुँचते हैं तो मैं पाकिस्तान जाऊँगा। और अभी दोबारा उन्होंने इसी हवाले से बयान दिया है कि कल देखते हैं क्या होता है और उसके बाद अगर मेरे जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो तमाम तर इशारे हैं, क्या वाकई ये इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि कोई डील मुतवक्के है? अभी भी क्या कुछ खदशात हैं? क्या कोई ममालिक या कोई शख्सियात कुछ स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकते हैं? अगर आप देखें तो इस वक्त कुछ जो मुख्तलिफ ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की या अमेरिका की ओवरऑल ये जो एक जंग मुसल्लत की गई है ईरान पे, इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत आपको नज़र आती है हर तरफ से, चाहे वो उनके अपने मुल्क के लोग ही क्यों ना हों। ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन्स की तरफ से भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अगर आप डेमोक्रेट्स की चलें बात कर लें, अपोजिशन की बात कर लें, तो वो जो अमेरिका की फॉर्मर एक वाइस प्रेसिडेंट हैं कैमला हैरिस, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया और कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका को इस जंग में धकेला है, जिसके नुकसानात जो हैं वो तमाम अमरीकी अवाम को उठाने पड़ रहे हैं और अमरीकी अवाम की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा कि रिपब्लिकन्स की तरफ से भी इस पर मुखालफत है और ये शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि आने वाले जो अपकमिंग मिड टर्म्स हैं वो हम हार सकते हैं इस जंग की वजह से, तो शायद अमेरिका के लिए भी, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बहुत ज़रूरी हो चुका है कि ये डील ज़रूर हर हालत में हासिल की जाए। अब उसके लिए क्या गिव एंड टेक हो सकता है, इसी पर तबसरे हो रहे हैं और आज हम भी यही प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। To talk more about this by a very renowned defense analyst, Major General Samreez Salik साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल तक जो लग रहा था कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से आया तो दोबारा से कुछ पेसिमिज्म आपको नज़र आया। लोगों ने कहा कि देखें मुज़ाकरात फिर डिरेल हो गए। लेकिन अगर वाकई स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं तो जाहिर है वहाँ ईरान से भी कोई ना कोई अहम शख्सियात यहाँ आ रही होंगी। सो आप होपफुल हैं कि इस दफ़ा ये जो कल और परसों के दिन काफ़ी अहम करार दिए जा रहे हैं, कोई नतीजा, कुछ मंतकी अंजाम तक ये मामला पहुँचेगा? मैम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि मुझे आपने इनवाइट किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो जो जंग है उसमें तो ईरान का पलड़ा भारी रहा और अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक चैलेंज है कि उनके हाथ में कोई वॉर ट्रॉफी हो। वो अपनी पब्लिक, बिकॉज नवंबर में वी नो कि वी हैव मिड टर्म इलेक्शंस, और उनकी कोशिश है कि कोई ऐसी मैं टेबल, नेगोशिएटिंग टेबल पे ऐसी चीज़ हासिल कर लूँ
जो मैं दुनिया को बता सकूं कि ये मेरा मकसद था ये सारा कुछ करने के लिए। अब इसमें जैसे आप कह रही हैं कि 2 दिन पहले तो बहुत पॉजिटिविटी थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला गया। उसके बाद जब रिवर्सल्स हुए, क्योंकि ऐसे ट्वीट्स आना शुरू हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जिन्होंने स्पॉइलर के तौर पे काम किया, इंस्टेड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के थ्रेट्स आना शुरू हुई, दोबारा से ईरान को धमकाने की बातचीत शुरू हुई, यहाँ तक आ गया कि मैं लड़ाई रिज्यूम कर दूंगा। फिर उसको थर्सडे तक डिले किया गया। तो ये सारे प्रोसेस में ईरान भी कह रहा है कि ऑल्दो हमारी टॉक्स बहुत पॉजिटिवली साइड पे प्रोग्रेस कर रही हैं, बट वी आर नोवेयर नियर एज फार एज द डील इज कंसर्न। दोनों की पोजीशन बहुत हार्ड है। अमेरिका पर्टिकुलरली वो कुछ टेबल पे हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो वो जंग में हासिल नहीं कर सका। किसी भी डोमेन में, चाहे वो रिजीम चेंज थी, चाहे वो न्यूक्लियर का इशू था, चाहे मिसाइल्स थे, चाहे वो ऑयल के ऊपर कब्जा था, कोई भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका अचीव नहीं कर सका। बल्कि उन ऑब्जेक्टिव्स को साइड पे रख के अब तो अमेरिका के लिए चैलेंज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले। वो भी अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा। कोई उनके जो एलाइज हैं वो उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़दीक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज नाउ कि वो कैसे अपनी पब्लिक और दुनिया को सेटिस्फाई करेंगे कि जो उन्होंने काम किया वो जस्टिफाइड था और उसकी हाईली एसेंशियल था। एक एरिया जिसमें वैसे मेरा ख्याल था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे पेश करेंगे, वो है न्यूक्लियर डील। कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि ईरान के पास न्यूक्लियर ना हो, वो मैंने अचीव कर लिया है और दैट कैन बी शोन एज अ वॉर ट्रॉफी। लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है कि बड़े सीरियस इश्यूज हैं। अमेरिका जो है वो चाहता है कि ना सिर्फ इनरिचमेंट को रोका जाए एक सर्टेन पीरियड के लिए, बल्कि जो इनरिच यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है वो हैंड ओवर किया जाए, जिस पे ईरानियंस जो है वो तैयार नहीं हो रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने न्यूक्लियर के हवाले से बात की, कल भी बयान आए कि जो न्यूक्लियर डस्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो हम ईरान से लेकर रहेंगे, किसी सूरत उनको ये हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जाहिर है एक मुखालफत इस चीज़ पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे ये भी आती है कि 2015 में JCPO साइन हो गया था, ईरान के जो हैं सैंक्शंस उनमें रिलीफ मिल गया था, बदले में उन्होंने न्यूक्लियर डील पे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम उसको महदूद करने में, कम करने पे एग्री कर लिया था। तो फिर आपने हासिल क्या किया जब 2018 में आके आपने विड्रॉ किया इस डील से? सो आज अगर आप देखें तो इस सारे अरसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाकई ये ईरान पे जो जंग मुसल्लत की है, इसमें से अचीव क्या किया है जिसको वो रिजीम चेंज कह रहे हैं? हालांकि एक सुप्रीम लीडर, उनको शहीद करने के बाद आज उन्हीं के बेटे उसी कुर्सी पर मौजूद हैं और वो उसको रिजीम चेंज के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं। सो व्हाट हैज़ ही एक्चुअली गॉटन आउट ऑफ इट? मेरे नज़दीक अमेरिका ने अपने लिए फर्दर चैलेंजेस ही क्रिएट किए हैं, हासिल कुछ नहीं किया। उनकी एस्टिमेशन इतनी फॉल्टी थी और मैं आई रियली फील लॉफ एट इट कि एक सुपर पावर है, उसकी असेसमेंट इतनी फॉल्टी थी कि उन्हें ये पता नहीं था कि जब हम एक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब ब्लॉक किया गया तो अमेरिकन वर सरप्राइज के शायद हमने ये चीज़ नहीं सोची थी। ये वो रिस्पॉन्सेस थे जो ईरान ने देने ही देने थे। सुप्रीम लीडर ने पहले दिन अपनी जान दे के अपने जो मुल्क है उसको यूनिफाई कर दिया। ठीक है। आपने देखा है इनका ये ख्याल था कि वो जब एलिमिनेट होंगे तो यहाँ पे आप हिवल होगा और हम गवर्नमेंट अपनी मर्जी की लगा देंगे। दूसरा मैं मैम ये कहना चाहूंगा कि एज फार एज न्यूक्लियर इज कंसर्न, मेरे नज़दीक ईरान की जो बड़ी बंदिश है न्यूक्लियर ना बनाने की, वो इमाम खामनेई का वो फतवा है जो कहता है कि दीज आर इनह्यूमन और अगेंस्ट सिविलाइजेशन, सो ये अनजस्टिफाइबल वेपन्स हैं, ना कि वो अमेरिका कह रहा है। सो बहुत कम चांसेस थे कि ईरान उस रास्ते पे चले। लेकिन ये इस वक्त अगर आप देखें तो सिचुएशन वही है जो कि प्री वॉर थी, या वो JCPO जो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइप था, वो आई थिंक दैट वाज अ बेटर सिचुएशन देन व्हाट इट इज टुडे। आपने मतलब एग्रेशन की मुल्क के खिलाफ, उसको नुकसानात पहुंचाए, आपने अपने कार्ड सारे एक्सप्लॉइट कर लिए और अब वो चाहते हैं कि वही कुछ हो जाए जो प्री वॉर था, जो मेरे नज़दीक ना कि अनफेयर है, और दूसरा ये कि ईरान उस पर कभी भी तैयार नहीं होगा। ठीक है। ये अब ज़ाहिर है थोड़ा सा अगर हम डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ पे बात करें, मुझे याद है आपसे इसी प्रोग्राम में हमारी पहले भी बात हुई थी, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी रही है ईरान की कि वो बड़ी ज़बरदस्त है और उसने मजबूर किया अमेरिका को इस हद तक कि जी वो डील पे बात करने की जो है एटलीस्ट उसका आगाज़ करे, या डील तक पहुँचते नहीं पहुँचते वो तो सेकेंड मरहला है। अब इसके अंदर हमने देखा हूथीज़ भी शामिल हुए ईरान के साथ मार्च के आखिर में, और अब यमन की एक और तंजीम अंसारुल्लाह, उनकी तरफ से भी एक और धमकी दी गई है
कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान के कब्ज़े में है उसको कंट्रोल किया गया है, अगर यही चीज़ें, यही जारियत इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जारी रहती है तो उन्होंने कहा है बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे, और अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं चाहती हूँ ज़रा बाबुल मंदब की क्या सिग्निफिकेंस है और इसके बंद होने के क्या नुकसानात हैं वो भी ज़रा बताइएगा। मैम देखिए, दुनिया के जो 3 चोक पॉइंट्स हैं मेन, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जिससे तकरीबन 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पासेस एवरी डे। सेकंड इज द बाबुल मंदब जिसके आगे जाके वो लिंक्ड है विद द स्वेज कैनाल गोज टू मेडिटेरेनियन, वहां से आई थिंक 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल दे पास एवरी डे। एंड थर्ड इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि ईस्ट की तरफ है सिंगापुर के साथ, वहां से भी 16-17 मिलियन बैरल्स ऑफ डे पर डे गुजरता है वहां से। ये जो दोनों है, ये दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेयर एज जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है दैट इज जस्ट अ कंडुइट। और वो तमाम ममालिक जो कि ईस्ट की तरफ है, फार ईस्ट की तरफ इंक्लूडिंग चाइना, उनका ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के चोक होने से मेरा ख्याल है 20-25% जो दुनिया की एनर्जी है वो बंद हो गई। और उसके बाद जो अगर बाबुल मंदब भी चोक हो जाता है तो मेरे नज़दीक जो यूरोप और यूएस है वो ज़्यादा हर्ट होंगे बाबुल मंदब की वजह से, बिकॉज दैट इज़ द रूट जिससे जो भी एनर्जी है वो उनको जा रही है थ्रू बाबुल मंदब। तो अगर मैं समझता हूँ कि एज फार एज जंग इज वॉर इज कंसर्न, उसमें तो पलड़ा भारी रहा है ईरान का। और बीइंग डिफेंडर ईरान ने अग्रेसर को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने नहीं दिए, तो इसको तो मैं ग्रेड करूंगा कि डिफेंडर इज उसने सक्सीड किया है। अब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जो कि सॉफ्ट पावर है उसमें ईरान कोशिश करेगा कि वो अपनी बातें मनवाए, बिकॉज उसका पलड़ा भारी है जंगी सिचुएशन में। दुनिया और अमेरिका के लिए बहुत क्रिटिकल है कि ये दोनों रास्ते खुलें, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूरोप में ऑलरेडी शॉर्टेजेस होना शुरू हो गई हैं फ्यूल की। जेट फ्यूल वो कहते हैं कि जी पूरे यूरोप के पास सिर्फ 6 महीने का रह गया। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने फ्लाइट्स को कट डाउन करना शुरू कर दिया है। मेरे नज़दीक इट इज़ बिकमिंग क्रिटिकल, और ये एक चीज़ मुझे उम्मीद देती है कि चूंकि ये बहुत क्रिटिकल इशू है दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कड़वा घोंट पीना पड़ेगा। ओके, प्रेसिडेंट ट्रंप को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। एक चीज़ जो बहुत ही अहम है, JCPO का, हमने JCPOA जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट 2015 उसका हम जिक्र कर रहे थे। ईरान को जो उस वक्त सैंक्शंस उससे थोड़ी लिफ्ट की गई, थोड़ा रिलीफ मिला, बाद में तबसरे इस पे यही आए जो आज की सूरत हाल है कि जी उस वक्त भी इसराइल कोई चीज़ पसंद नहीं आई थी, इकोनॉमिक कंसेशंस क्यों दिए जा रहे हैं, इकोनॉमी क्यों ईरान की बेहतर हो रही है, तो लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद उन्हीं के दबाव के तहत इस में अमेरिका को विड्रॉ कर लिया था इस डील से। अब भी जो उन पर क्रिटिसिज्म है कि जी इसराइल की जंग थी और आपने, हमें ख़तरा ईरान से कोई नहीं था, आपने इसराइल के कहने पे या इसराइल के दबाव में अमेरिका को इस जंग के अंदर झोंक दिया है, वो दबाव क्या आने वाले दिनों में आपको ख़त्म होता दिखाई देगा? मैं ये क्यों पूछ रही हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बरमला एक ट्वीट करके कह दिया कि जी इसराइल को मना कर दिया है लेबनान पे हमला करने से, अगले दिन बल्कि चंद घंटों बाद ही उन्होंने साउथ लेबनान में वायलेशन कर दी थी उस सीज़ फायर की। तो ये जो टैक्टिक्स हैं उनके, ये कम होते प्रेसिडेंट ट्रंप क्या वो शख्सियत हैं जो नेतन्याहू को या इसराइल को कंट्रोल में रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू इस वक्त इसराइल है, और मैम आपने सुना होगा वो आर्टिकुलेशन पे बहाना, निशाना और ठिकाना। जी। मेरे नजदीक न्यूक्लियर सिर्फ एक बहाना है। मेन इशू ये था कि अमेरिका की एक ख्वाहिश थी कि मैं सबड्यू करके ईरान को, तो वो एक सोर्स ऑफ ऑयल, बाकी तो सब उसके कंट्रोल में है। वेनेजुएला भी उसने ले लिया, मिडिल ईस्ट में भी सारे उसके एलाइज हैं, तो एक वाहिद वो मुल्क है जो कि डिफाइंड था और उसका ऑयल उनके डिस्पोजल पे नहीं था। एक तो अमेरिका ये चाहता था। दूसरा ये है कि जो इसराइल है, ग्रेटर इसराइल का जो उनका इनिशिएटिव है, और फिर इसके अलावा ओनली कंट्री जो इजरायली हेजमनी के रास्ते में एक रुकावट है। सो बेसिकली न्यूक्लियर को एक एक्सक्यूज बनाया गया। एज फार एज इसराइल कंसर्न, मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्ट्रिंग्स हैं वो इसराइल के हाथ में है। आज कहीं से मैं सुन रहा था कि मेलेनिया ने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑन एप्स्टीन इशू, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के नॉलेज में ही नहीं था। सो ही वाज टोल्ड बाय कलीग कि जी आप टीवी ऑन करें तो आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो इसराइल को रेन इन नहीं कर सकेंगे। 2025 में भी यही हुआ था। वी हैड सीन के प्रेसिडेंट ट्रंप वाज एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, और उन्होंने फाउल लैंग्वेज यूज की अगेंस्ट इसराइल। अभी भी इसराइल को रेन इन करना विल बी बिग चैलेंज फॉर अमेरिकन्स।
ठीक है, लास्टली एक चीज़ बताइए कि जिस वक्त पूरी दुनिया ऑब्वियसली इस पे नज़रें लगा के बैठी हुई है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका के ना सिर्फ ये वॉर के अंदर जाने का फ़ैसला बल्कि बाकी पॉलिसीज़ जहाँ वो उनका टैरिफ से शुरू हो जाएं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसके बाद जो अपने नेटो एलाइज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो मगरिब में एक हलचल है और मगरिब में आपको कुछ जियोपॉलिटिक्स रीशेप होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ चाइना के विजिट्स करते हुए आपको नज़र आते हैं। सो वहाँ किस किस्म की तब्दीली अमेरिका को अफेक्ट कर सकती है, वो कर भी सकती है, कैपेबिलिटी है भी या नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बिल्कुल ही साइड पे करते रहें, उनके लीडर्स के लिए जो मर्जी ज़बान इस्तेमाल करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैम देखिए, जो मेरे नज़दीक अमेरिका ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका इज लूजिंग ऑन मल्टीपल अकाउंट्स। और इस जंग की अगर मैं जिक्र करूं तो सबसे बड़ा जो लॉस अमेरिका का हुआ है कि उनके एलाइज अभी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि 91 में जब एल्डर बुश लॉन्च फर्स्ट गल्फ वॉर तो कंप्लीट दुनिया जो है वो अमेरिका के पीछे खड़ी थी। 2003 में जब यंगर बुश ने इराक वॉर लड़ी तो आधी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी थी। 2017 में जब यरूशलेम को डिक्लेयर किया गया एज कैपिटल तो नोबडी वाज स्टैंडिंग विद देम अदर देन देयर स्टॉन्चेस्ट एलाइज। और इस जंग में आप देख रही हैं 2026 में इवन स्टॉन्चेस्ट एलाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टैंड विद अमेरिका। सो अमेरिका की अलायंसेस जो है वो तितर-बितर हो रही है, उसी में अमेरिका की स्ट्रेंथ थी। तो मेरे नज़दीक सारे प्रोसेस से जो गेनर्स होंगे वो होंगे अमेरिका के राइवल्स, जो कि चाइना और रशिया है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि चाइना का BRI का ऑब्जेक्टिव है कि वो यूरोप के सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को इंटीग्रेट करे इनटू मेगा सिस्टम ऑफ चाइना। अब हो ये रहा है कि एक तरफ चाइना पुल करना चाहता है यूरोप को अपनी तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका पुश कर रहा है यूरोप को चाइना की तरफ। तो ये अलाइनमेंट्स हैं जो मैं फ्यूचर में देखता हूँ। मैं चाइना का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि 3 मेजर पावर्स इकट्ठी हो जाए, रशिया, चाइना और यूरोप, और अमेरिका रह जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप मेरी असेसमेंट में नेटो को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन जिनसे वो निकले उनकी कोशिश होगी कि उसको रीस्ट्रक्चर करें। बट इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट कैन ही गेट आउट ऑफ दिस वॉर सो दैट ही कैन मिड टर्म इलेक्शंस ऑफ 2020। Right. General Samre Saleh Sab, thank you very much for joining me on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned. भारतीय हुकूमत अक़लियतों को निशाना बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारतीय अक़लियतों को मोदी हुकूमत के फ़िस्ताई एजेंडे के तहत तज़हीक और जबर का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत मुसलमानों को शहरियत के हुकूक से महरूम करने के लिए ज़ालिमाना क़वानीन का सहारा ले रही है। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के मुताबिक मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो भारत में अक़लियतों के खिलाफ हिंदुत्व और दहशतगर्दी को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। इस वक्त अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात दोबारा से कल इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहे हैं। बज़ाहिर जो अभी तक आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके वफूद का यहाँ पर आना हो, प्रेसिडेंट ट्रंप का दो शख्सियात का नाम लेकर ऐलान करना हो कि कल वो पाकिस्तान जा रहे हैं, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, या फिर आप दोनों तरफ से अगर जो भी बयानात सुन रहे हैं तो आपको यही बताया जाएगा कि जो मुज़ाकरात हुए उसमें डेवलपमेंट्स हैं, उसमें प्रोग्रेस है। 2-3 मामलात ऐसे हैं जिस पे ज़ाहिर है कोई इत्तफाक नहीं हो पा रहा, गो कि वहाँ से शायद आपको उन 2-3 मामलात पे सुनने को कम ही मिले, लेकिन जो ऑब्वियसली तबसरे किए जा रहे हैं उसमें सर फहरिस्त वही मामलात हैं जो हमेशा से बहुत सालों से रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, और फिर अभी दोबारा से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया है और ईरान ने कहा है कि जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। अगर आप देखें ग्लोबल लीडर्स के बयानात भी तो बहुत से लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सीज़ फायर है उसमें तोसी होनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि 2-3 दिनों के बाद ये जो डेडलाइन है सीज़ फायर की वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर वाकई यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, खुश असलूबी के साथ कोई मामला तय होता है तो यकीनी तौर पे वो सीज़ फायर खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन क्या अभी ऐसी सिचुएशन है, क्या ग्राउंड रियलिटी है कि सीज़ फायर में आपको तोसी होती दिखाई दे? साथ ही इस सेगमेंट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने से अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की इस पॉलिसी को पूरी दुनिया से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले सबके लिए खुला था, टोल फ्री आमदोरफ्त जारी थी तमाम शिप्स की, ग्लोबल इकॉनमी, ग्लोबल सप्लाई चेन उसके बंद होने के बाद मुतासर हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जी हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसमें किस हद तक सदाकत है? To talk more about this, I'm joined by an expert on international relations, Dr. Saira Nawaz Abbasi. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर जॉइनिंग मी टुडे। सबसे पहले तो चलें ये जो एक नया बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसी पे बात कर लेते हैं। क्या वाकई आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश से अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया है? वो कहते हैं कि जी अनजाने में हमारी ही ईरान ने मदद की है इस स्ट्रेट को बंद करके। ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह चुके हैं, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसको वो खुलवाने की बात कर चुके हैं, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसको नेवल ब्लॉकेड जिसका नज़र आता है, मुहासरा किए हुए हैं, द ओनली president perhaps who wants to open this trade by closing it. So क्या वाकई अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ, जैसे वो बताते हैं $500 मिलियन अपना ईरान नुकसान कर रहा है? थैंक यू वेरी मच सादिया फॉर हैविंग मी एट योर शो। देखिए जी, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, हमने देखा है कि हिज फिंगर इज ऑन द ट्विटर लाइक एनीथिंग। आई थिंक जैसे लाइक अ चाइल्ड, इफ आप किसी बच्चे के हाथ में जो है वो कीबोर्ड दे दें, सेम इज लाइक दैट। और इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही हैं। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इम्पैक्ट क्या अमेरिका के ऊपर है या नहीं है? अगर नहीं है तो वाई देयर इज फ्रस्ट्रेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप? फिर उनका डोमेस्टिक या वहाँ पे गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और it's not just about America and Iran and Middle East or Gulf region, it's about the whole of the world। पूरी दुनिया की ट्रेड जो है और सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। और इसका सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है जो अमेरिका के ऊपर हो रहा है, इसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर हो रहा है। अमेरिका बीइंग अ सोल सुपर पावर इज व्यूड एज नाउ सो हेल्पलेस कि वो किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं पा रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड हो, उससे पहले जो उन्होंने वॉर की है, तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली ये वो फ्रस्ट्रेशन शो करें जिसमें अमेरिका जो है वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक बहुत हद तक आइसोलेट होता चला गया है, क्योंकि उनकी मेजर एलाइज ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक जो है ये वॉर ऑफ चॉइस है जो कि ट्रंप की है और नेतन्याहू की है। सो इट विल ब्रिंग डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर होल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो आई थिंक कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो शो कर रही है, एंड नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है
क्या ये डेस्परेशन भी है बाकायदा एक डील हासिल करने के लिए, जो बार बार हम कह रहे हैं कि उनको क्रिटिसिज्म जो उन पे है वो बढ़ता ही चला जा रहा है कि जी हमारी जंग नहीं थी, हमें धकेल दिया गया, हमारे जो फ़ौजी हैं उनकी जान को ख़तरे में डाला गया। सो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के ये बयानात भी कि जी कोई सैंक्शंस रिलीफ का नहीं सोचा है, कोई मौशी लेन देन ईरान के साथ नहीं होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक ही है? जब डील की बात आएगी तो उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी एंड देयर इज़ नो अदर वे फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप एंड फॉर द यूएस ऑल्सो, उनके लिए क्या वाकई ये इनएविटेबल हो चुका है अब? देखिए, ये जो ट्रम्प है ना, इनकी जो इडियोसिंक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस वक्त। हमेशा से इनका ये स्टाइल रहा है कि ये मैक्सिमम प्रेशर ऊपर ले जा करके फिर उसको स्लोली ग्रेजुअली स्लो डाउन करते हैं। सेम इज द स्ट्रैटेजी दैट ही हैज़ अडॉप्टेड, जिसको हम आईआर की ज़ुबान में स्ट्रैटेजी ऑफ कंपेलेंस भी कहते हैं, कि आप इतना ज़्यादा थ्रेट दे दो अपनी एडवर्सरी को कि वो कंपेल हो जाए अपना कोर्स ऑफ बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो हमने देखा है कि डुअल ट्रैक अप्रोच जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपनाए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ निगोसिएशंस जब स्टार्ट हुए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ट्वीट आया कि ये दिस वुड बी द लास्ट थिंग फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ द ईरान, हम उसको मिटा देंगे सफाई हस्ती से, और इस टाइप की। और अगले ही दिन हमने देखा कि निगोसिएशंस की बात जो है वो स्टार्ट हो गई है। सिमिलरली एक साइड पे उन्होंने जो है वो कहा कि हम सेकेंड राउंड ऑफ निगोसिएशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, और साथ ही उन्होंने जो है वो नेवल ब्लॉकेड जो है वो लगा लिया। सो बेसिकली ये जो नेवल ब्लॉकेड है, इसको समझने की जरूरत है कि वो ये क्यों लगा रहे हैं। अब उनको पता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, डेकेड्स ऑफ सैंक्शन की वजह से उनकी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो लेवरेज करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक प्रेशर को अपने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इकोनॉमिक पेन दें ईरानियंस को, सो दैट बेसिक एम उनका ये है कि ताकि वो अमेरिका को ईरान को जो है वो बो डाउन कर सकें, और अपने जो उनके मुज़ाकरात हैं उसके अंदर वो मैक्सिमम गेन उससे जो है वो अचीव कर सकें। सो मेरे ख्याल में एक तो ये स्ट्रैटेजी ऑफ कंपेलेंस और डुअल ट्रैक अप्रोच जो है वो इस चीज़ की है कि, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो उनको सेटिस्फाई कर सकें कि देखें जी हम जो है वो एक प्रेशर और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर हैं हम, और ईरान जो है वो हमारी बात सुनने के लिए मजबूर है। तो आई थिंक ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब जो ईरान के इस मुज़ाकरात में कहीं पे हमने ज़िक्र सुना नहीं, लेकिन आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मौक़िफ़ पहले भी रहा है, तो कहीं ना कहीं मे बी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने मामला रेस किया हो कि जी जो रीजन के अंदर प्रॉक्सीज़ हैं उन पे बड़ा एतराज़ है, चाहे वो हिज़्बुल्लाह है, पहले आपने देखा वो फ़लस्तीन के अंदर हमास पे बड़ा उनको एतराज़ रहा। सो अभी जो हूथीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया कि रेड सी में जो बहरी जहाज़ है उनको निशाना बनाने की उन्होंने धमकी दी है। फिर यमन में एक और तंजीम जो है अंसारुल्लाह, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि बाबुल मंदब हम बंद कर देंगे, अगर हमने बंद कर दिया तो फिर कोई खोल नहीं सकेगा। हूतीस पहले ही पिछले महीने के एंड पे इस जंग में बाकायदा तौर पे शामिल हुए जब उन्होंने इजराइल पे ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात की। सो आपको क्या लगता है कि ये जो ईरान की प्रॉक्सीज जिनका वो अमेरिका बार बार जिक्र करता है, क्या इस हवाले से ईरान कोई कदम उठाना चाहेगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हम सुन रहे हैं, सैंक्शंस के मामले पे हम सुन रहे हैं, वो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेड लाइन करार दिया अपने एनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम को। ये मामला क्या कॉम्प्रोमाइज़ के काबिल है ईरान के लिए? देखिए, ईरान की ये एक काउंटर स्ट्रैटेजी है जो उसने बहुत अरसे तक अडॉप्ट किए रखी है, ताकि वो ऑफ कोर्स अमेरिका इज़ फार मोर पावरफुल देन द ईरान मिलिटरीली। तो ये वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स उन्होंने है जो वो अचीव की है। आई डोंट थिंक सो दैट हाँ, इस तरह के मुज़ाकरात को किए जा सकते हैं कि ज़ाहिर है कि रिटेलिएशन ना आए, लेकिन उनका पूरा डिसमेंटलिंग, पूरा स्ट्रक्चर जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अमेरिका कर सकता है या कोई भी स्टेट कर सकती है। सिंस हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर या एल्सवेयर जहाँ भी कहीं पर भी प्रॉक्सीज हैं उनको कंप्लीट डिसमेंटल करना वो जो तो है। अभी लेबनान में ही हमने देख लिया कि इजराइल ने बहुत कोशिश की हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब खबरें क्या आ रही हैं कि इजरायली फ़ौजी जो हैं वो थक चुके हैं और उनका चीफ कहता है कि भाई बस कर दें अब आप।
जी, ये आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ये इनको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना ना तो ईरान की बस की बात है, ना ही अमेरिकन की बस की बात है, तो आई थिंक दिस शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन। नाउ जहाँ तक बात है बाब अल मंदब जो है क्लोज करने की, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये प्रॉक्सीज जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बनाया है, ये दो चीज़ें जो हैं वो ईरान के लिए एक डेटरेंस के तौर पे ईरान जो है वो बहुत अरसे तक इसको यूज़ करता रहा है, और अमेरिकन भी बहुत अरसे तक ईरान को अटैक ना करने की वजह की जो बेसिक रीज़न थी वो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ना बंद हो जाए। अब ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जब ब्लॉकेड लग गया, आइदर इट्स यूएस नेवल ब्लॉकेड या ईरानियंस का ब्लॉकेड जो लगा हुआ है, तो अभी जो गल्फ स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली यूएई एंड सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आपको पता है ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं और वो बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं अपनी ऑयल की एक्सपोर्ट पे, तो वो जो है फजेरा और याम्बू के पोर्ट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और जब से ये नेवल ब्लॉकेड लगा है, इस तरह के जो है वो बहुत ज़्यादा बात इस चीज़ पे हुई है कि हूतीज जो हैं, जिन्होंने गाजा वॉर के बाद भी आपको याद होगा कि उन्होंने वहाँ पे जो है वो यूरोपियंस के ऊपर अटैक किए थे, सो दे हैव कंप्लीट लाइक वो उसको कंप्लीटली कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और वो तो दुनिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ही बिठा के रख देगी। इसीलिए ये जो वॉर है और ये जो निगोसिएशंस हैं, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है, या पूरी दुनिया के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ये ईरान के लिए है। लेकिन somehow the Trump administration is just trying to show कि नहीं जी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए ज़रूरी है, जो कि एक गलत परसेप्शन है जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सही। अच्छा, अब इस जंग का क्या नतीजा निकलता है? क्या वाकई कोई डील हो जाती है, जंग थम जाती है, या इसी तरीके से जारी रहती है? कुछ और प्लेयर्स जो हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, ये तो चले हमें पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में मुज़ाकरात के बाद जो खबरें आएंगी, बट आफ्टर दिस वॉर वेयर डू यू सी यूरोपियन कंट्री स्टैंडिंग विद द यूएस एज इन टर्म्स ऑफ जो उनके साथ किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो उनके लीडर्स के लिए जो फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल किया, अभी स्पेन के हवाले से कल ही उन्होंने बयान दिया है, जो कंट्रीज़ उनकी मुखालफत करते आए हैं इस जंग के अंदर, वो आपने देखा ही है उनके बारे में क्या कहते आए हैं, तो उनका रिलेशनशिप डू यू थिंक चेंजिंग आफ्टर दिस वॉर? इससे पहले मैं थोड़ा सा जो सेकंड राउंड ऑफ निगोसिएशंस होने जा रहे हैं, जो अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि हु इज़ गोइंग टू हेड दीस निगोसिएशंस फ्रॉम अमेरिका, उसके अंदर जेरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, एंड दे आर परसीव्ड एज हॉक्स या हार्डलाइनर्स हैं। हमें बहुत ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि हम कोई बहुत ब्रेक थ्रू देखेंगे सेकंड राउंड ऑफ निगोसिएशन पर भी, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सो यस, बहुत हद तक जाहिर है कि बैक चैनल पे बहुत ज़्यादा निगोसिएशंस हो चुकी हैं, बट अगेन वी शुड नॉट बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। नाउ सेकंड आपके क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट विल बी द पिक्चर ऑफ द यूरोप और द वर्ल्ड, आई थिंक जब ये वॉर खत्म होगी तो हम एक कंप्लीटली नई दुनिया के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे, जिसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसका इकोनॉमिक आर्किटेक्चर और डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर वुड इंटायरली डिफरेंट। वैसे इसके अंदर हम ज़रा थोड़ी सी वॉर से पहले भी, जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टेरिफ्स अनाउंसमेंट किए हैं, तब से ही हमने देखा है दैट मोस्टली जो एलाइज हैं अमेरिका के, जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हिज विजिट टू द चाइना, एंड देन कनाडा से डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स उनके प्रेसिडेंट की आती रही हैं, तो ये पहले से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि अमेरिकन पावर इज नॉट एट दैट पावर जहाँ पे वो लोगों को थ्रेट कर सकें। अभी ये मल्टीलैटरलिज्म की दुनिया है, यहाँ पे कोअर्जन जो है वो उस तरह से काम नहीं करेगी जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाह रहे हैं कि वो कोअर्ज अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव कर सकें। तो हमारे पास नई सप्लाई चेन्स आएंगे। हमने देखा जो पाकिस्तान के लिए आई थिंक वुड ओपन मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज पाकिस्तान एक मिडिल पावर जो है बन के इमर्ज हुआ है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बहुत हद तक लेने चाहिए। तो ये रीजन जो चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड गल्फ स्टेट्स, ये मुझे लगता है कि इन द कमिंग एरा वुड बी मोर मीनिंगफुल इन इंटरनेशनल politics. Right. Dr. Saira Nawaz Abbasi, thank you very much for joining us on Worldview. We'll take a short break. Stay tuned.
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुआहदे तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। और अभी जैसे हम पहले भी आपको बता रहे थे कि मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक तो जो न्यूयॉर्क पोस्ट को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बताया है, जो कि थोड़ी देर पहले की स्टोरी है, जिसमें वो कहते हैं कि जी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी जाने की पॉसिबिलिटी पहले ही बताई थी कि अगर कोई डील होती है, दस्तखत होते हैं, तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। फिर कुछ ऐसी मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो हैं वो भी दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। बहरहाल इसी पे ज़रा बात करते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय तैयबा ज़िया चीमा साहिबा, हु इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि जो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि एक ग्राउंड सेट हो चुका है किसी मुआहदे पर दस्तखत के लिए, आप क्या देख रही हैं? वाकई हो जाएगा ये काम कल परसों, ये जो 2 दिन मुज़ाकरात के लिए बड़े अहम कहा जा रहा है, या कोई रुकावटें आपको अभी नज़र आ रही हैं? थैंक यू। बैकडोर आपको पता है सफारतकारी हो चुकी होती है, बहुत सी चीज़ें बैकडोर डन हो चुकी होती हैं, और उसके बाद कोई इतना इनिशिएटिव लेता है कि ऑल द वे डाउन 18 आवर्स फ्लाइटें लेके कोई इस तरह अमेरिकन आ रहे हों, तो ये कोई कच्ची पक्की बातें करने तो नहीं आते ना, ऑलरेडी होता है। बाकी इनकी स्टेटमेंट्स में नहीं हमें जाना चाहिए। ईरान का या अमेरिका की तरफ से, ट्रंप साहब की तरफ से जो भी बहुत गुफ्तगू कर जाते हैं, जो भी कह रहे होते हैं, वो एक सियासी बयानात होते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया, या वो इन्वॉल्व और जितनी मेहनत की है पाकिस्तान ने, ये तो फेस सेविंग मिल गई। और फेस सेविंग कोई छोड़ता नहीं है। आप ट्रंप साहब की अगर कंडीशन देखें इस वक्त अमेरिका में, चूंकि मुझे भी 40 साल आखिर अमेरिका रहते हुए हो गए, और न्यूयॉर्क की तो हालात आप देखें, इट्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और वहाँ पे इतना प्रेशर है इन पे, ममदानी स्टेट है वो इस वक्त, कि ट्रंप साहब 60% लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अगेंस्ट हैं इस वॉर के, और वो कहते हैं कि द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर जो ये लड़ रहे हैं, और हमारी मैशत तबाह हो रही है, हमारा सुकून और अमन तबाह हो रहा है, और इलेक्शंस में भी इनको बहुत खतरात आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन में। तो ट्रंप साहब जो है वो मेरा नहीं ख्याल के बंद गली में बंद होना चाहेंगे। उन पे बहुत प्रेशर है अपने मुल्क का, अपनी सियासत का, अपने इलेक्शंस का, और वो मतलब अब जो आप मुज़ाकरात होने जो आज टीमें आ रही हैं जो है, तो देखें, बाकी तो आप ऑफ रिकॉर्ड चीज़ें, ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को इतना हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन एक एनालिसिस होता है कि इंशाअल्लाह ताला ये कुछ हो जाएगा। भले हो सकता है किसी और कंट्री में 2-3 और मुज़ाकरात के दौर लग जाए, क्योंकि आप पिछले भी देख लें, जब ओबामा का और ईरान का था तो कितने अदवार चले थे। इसके अलावा भी अब बहुत से मामलात में देखते हैं कि कितने ज्यादा अदवार चलते हैं। ये तो फिर दूसरा दौर है। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ, और मेरे ख्याल हम सब अमेरिकन पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बहुत होपफुल है कि अल्लाह करे कि ये जो 2 दिन रह गए हैं, देखें जंग बंदी की डेट में भी, ड्यू डेट में भी 2 दिन रह गए हैं, और मैशत का ये हाल है। अमेरिका में महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। ये सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग नहीं है। तो इसलिए ये आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये जो अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जैसे आपने खुद कहा आप 40 साल से खुद अमेरिका में मौजूद हैं, आप वहाँ के हालात देख रही हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सर्विस जो हैं, जो पोल्स के हवाले से सामने आ रहे हैं, उसमें भी कुछ रिपब्लिकन्स के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं राइट आफ्टर दिस वॉर। फिर आपने कहा मिड टर्म में भी चांसेस हैं कि ये शिकस्त हासिल कर सकते हैं। अब वो सामने सारी चीज़ें रखते हुए एक चीज़ जो कि शायद बोन ऑफ कंटेंशन है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। फिर कुछ मुतज़ाद खबरें जो हैं वो क्या कोई सैंक्शंस रिलीफ ईरान को मिलता है, नहीं मिलता, और फिर जो उनका नेवल ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स का, उस पे बात हो रही है कि जी उसको हटाया जाए। सो आपको लगता है कि जो मर्जी प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए बयानात दे लें, जो उनके घर पे पोजीशन है इस वक्त पॉलिटिकली, उनके लिए भी ये डील फाइनल करना, इस पे दस्तखत करना बेहद ज़रूरी हो चुका है? उनको भी फेस सेविंग के लिए इसकी अशद ज़रूरत है? जी बिल्कुल। वो ही इज अ पॉलिटिशियन, नॉट ओनली अ बिजनेसमैन। तो वो बहुत चीज़ें हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं, और वो सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा वो गैम्बलिंग में है, इस वक्त फंस चुके हैं। और उनको, और ईरान देखें, अभी कल तक की तो बात थी कि अब नए हरमुज़ खोल दिया, हम लोग खुशियाँ मना रहे थे,
उसके बाद उन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी। ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव, मैंने उनकी 2-3 कवरेज की हैं, बड़ी क्लोजली उनके करीब खड़े होके बैठ के भी मैं उनको देखा है कि वैसे बाय नेचर ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव। और फिर ये कि वो जब बोलते हैं तो वो ऐसा बोल जाते हैं कि जो कि उनकी अपनी पब्लिक, अपनी रिपब्लिकन जो है ना वो इसको एक्सेप्ट और इसको हजम नहीं कर सक रहे होते। तो उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, तो उसके बाद आपने देखा ऑल ऑफ सडन ईरान की तरफ से कितनी हार्श स्टेटमेंट्स आई और कितना माहौल हमारा फिर बोझल हो गया। हम दिल से उदास क्यों कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन, अगर मैं ये कहूँ तो हमें तो बरसों बाद हमें हमारे मुल्क को वो वक़ार मिला है। मैं जो कायदे आज़म देखना चाहते थे, जो अल्लामा इकबाल जहाँ पे हमारे मुल्क को देखना चाहते थे, और ईरान में अल्लामा इकबाल का माशाल्लाह बहुत उती बोलता है। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे अल्लामा इकबाल दोनों की फ़िलॉसफीज़ जो थी वो आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान और ईरान वहाँ पे स्टैंड करता है। तो जो अमेरिका है वो हमारी फ़िलॉसफी भी जानता है, हमारी बैकग्राउंड, हमारी इमोशंस, उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान इतनी जो सफारतकारी जंग जोन में फील्ड मार्शल का जाना कोई आसान काम है। हमने ये समझे कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के वो दलेर आदमी गया, वो दलेर आदमी जिसने आपको पिछले 3-4 साल की दलदल से किस तरीके से उसकी टीम ने सब एक पेज पे आप सुनते थे ना, हकीकतन अमेरिका देख रहा है, इसराइल देख रहा है, ईरान देख रहा है, दुनिया देख रही है। अवाम, पाकिस्तान के अवाम स्वाय उनके के जो बेचारे बीमार जहन के जहनी मरीज हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही। पाकिस्तान के अवाम, हमारी फौज, अफवाज और हमारी हुकूमत एक पेज पे हैं। क्योंकि जब बात अपने मुल्क की आती है कि हमारा मुल्क देखें, इनकी एजेस देखें, हमारे अपना वज़ीर ख़ारजा साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म अपनी इनकी सेहत देखें, सारी सारी रात ये नहीं सोते, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। किस लिए? अमन के लिए। और अमन क्यों? कि वो अपने खिते में अपना घर हर एक को अजीज होता है। हम जुड़े हुए हैं इस्लामिक कंट्री से, हम जुड़े हुए हैं ईरान से, हम जुड़े हुए हैं उम्मत मुसलमान से। तो हम किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। हमने कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं की, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। हमने कभी किसी पे हमला खुद से नहीं किया। हम तनाज़ात से बचते हैं, हम अमन चाहते हैं और अभी भी ये इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और हमारी जो टीम कर रही है, जिस तरह जंग जोन में जाके जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने 3 दिन उनको यही कहा ना, उनको यही समझाया कि ब्रादर देखें, सबके लिए इसको खोले, अमन करे, मईशत को देखे, अवाम को देखे। और उन्होंने इस बात की का भरम रखा है, ईरान ने भरम रखा है हमारे फील्ड मार्शल का। और अपना ट्रम्प साहब तो कभी के गुण गाते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है दिन में कोई 10 दफा तो वो हमारी तारीफ करते हैं मार्शल साहब की, वज़ीर आज़म साहब की। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान को जो वक़ार मिला है और वो पूरी दुनिया उसका एतराफ़ भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा ज़िया चीमा साहिबा फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। आज अगर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को गैर जानिबदाराना नज़र से देखा जाए तो एक तल्ख हकीकत पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है। ये सिर्फ एक रियासत नहीं रही, बल्कि एक गहरे इंसानी बहरान की अलामत बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की रिपोर्ट्स वाज़े करती हैं कि करोड़ों अफ़गान शहरी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। खुराक, रिहाइश और इलाज जैसी सहूलियात अब एक ख्वाब बनती जा रही हैं। लाखों अफराद शदीद भूख का शिकार हैं और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। ये आदाद शुमार किसी कुदरती आफत के नहीं, बल्कि एक नाकाम तर्ज़े हुक्मरानी की अक्कास हैं। मौजूदा अफ़गान तालिबान हुकूमत बारहा इस्तेहकाम का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मईशत ज़वाल का शिकार है, रोज़गार के मौक़े तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और आम शहरी के लिए ज़िंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद बन चुकी है। आलमी तन्हाई ने इस बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है।
जबकि पॉलिसियों की कमजोरी ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। खवातीन की तालीम, मुलाजमत और नक्लो हरकत पर आयद पाबंदियां न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि एक पूरे मुआशरे को मफलूज कर रही हैं। जब आधी आबादी को अमलन गैर फाल कर दिया जाए तो तरक्की का तस्वुर भी बेमायने हो जाता है। और फिर एक और संगीन मसला दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान बारहा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि अफ़गान सरजमीन को फितना ख़वारिज जैसे गिरोहों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब एक रियासत अपनी हुदूद में ऐसे अनासिर को रोकने में नाकाम हो जाए तो इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक जैसे इक़दाम किए, जो इस बात का वाज़े ऐलान है कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये इक़दाम किसी जारहियत का इजहार नहीं, बल्कि दिफा का वो हक हैं जो हर खुद मुख्तार रियासत को हासिल होता है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान का बहरान महज गुर्बत या माजी की जंगों का नतीजा नहीं, बल्कि गवर्नेंस की नाकामी, गलत पॉलिसियों और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से इनहराफ का मजमुआ है। जब एक रियासत अपने शहरियों को बुनियादी हुकूक देने में नाकाम हो, अपनी सरजमीन को शिद्दत पसंद अनासर से पाक न रख सके और आलमी बिरादरी के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम करने में भी नाकाम रहे, तो इसका नतीजा वही होता है जो आज दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और ताउन का रास्ता अपनाया, मगर अमन यकतरफा कोशिशों से कायम नहीं होता। इसके लिए मुश्तरका जिम्मेदारी और संजीदा इक़दाम ज़रूरी होते हैं। आज फैसला अफगानिस्तान के हाथ में है कि आज वो जिम्मेदार रियासत बनकर अपने अवाम को बुनियादी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अपनी सरजमीन को शिद्दत पसंद अनासर से पाक करे और खित्ते में इस्तेहकाम का किरदार अदा करे, या फिर इसी बहरान, बदहाली और तन्हाई का शिकार रहे जिसने उसे दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया है। दूसरी सूरत में पाकिस्तान के पास अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।